आज हम आधुनिकता और स्क्रीन्स के इस शोर शराबे से थोड़ा पीछे चलते हैं। रेडियो सिटी, रेड एफएम, ये नाम तो सुने ही होंगे। खैर, एक दौर था जब टेलीविजन हर किसी के पास नहीं होता था और रेडियो ही सूचना और मनोरंजन का इकलौता सबसे पावरफुल माध्यम हुआ करता था। उस समय रेडियो का होना किसी शान से कम नहीं था। आज भले ही इंटरनेट और पॉडकास्ट्स का जमाना आ गया है, लेकिन कहीं न कहीं रेडियो का वो पुराना चार्म आज भी बरकरार है। तो आइए आज इसी जादुई डिब्बे के इतिहास में थोड़ा गोता लगाते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर रेडियो का आविष्कार किया किसने? वैसे इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। कोई एक अकेला जीनियस नहीं था जिसने रातों रात इसे बना दिया हो। असल में ये कई सारे वैज्ञानिकों और उनके अलग अलग प्रयोगों का एक बहुत ही जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प नतीजा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन शुरुआती दिग्गजों की जिन्हें हम इन अदृश्य तरंगों यानी इनविजिबल वेव्स के खोजकर्ता कह सकते हैं। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस पूरे आविष्कार की नींव टिकी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। ये वो अदृश्य ऊर्जा तरंगे हैं जो वायरलेस कम्युनिकेशन का मुख्य आधार हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने सबसे पहले इन तरंगों को लेकर अपनी थ्योरी दुनिया के सामने रखी थी। हालांकि वो इसे पूरी तरह साबित नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी चिंगारी जरूर लगा दी थी। विज्ञान की ये पूरी कहानी बिल्कुल एक रिले रेस की तरह है। ज्ञान की इस मशाल को मैक्सवेल से ओलिवर हेविसाइड ने लिया, फिर हेनरिच हर्ट्ज ने अपनी सालों की कड़ी मेहनत से इन तरंगों को सच में साबित कर दिखाया और इस पर एक पूरी किताब लिख डाली। और पता है, इसी किताब ने कलकत्ता के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु को इतने गहरे तक प्रभावित किया कि उन्होंने भी इस दिशा में अपने प्रयोग शुरू कर दिए। अब यहाँ इतिहास का एक बहुत ही हैरान करने वाला पन्ना सामने आता है। स्कूली किताबों में हम पढ़ते हैं कि रेडियो गुगलिल्मो मार्कोनी ने बनाया, क्योंकि यूएस पेटेंट उनके नाम पर है। लेकिन इतिहास में एक और बड़ा सच दर्ज है। साल 1895 में जगदीश चंद्र बसु ने कलकत्ता में बिना किसी तार के दूर से ही बारूद के एक बक्से में विस्फोट करके दिखाया था। ये अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी प्रयोग था। इसीलिए बहुत से लोग इस महान आविष्कार का असली श्रेय उन्हें भी देते हैं। आइए अब इस कहानी के दूसरे अहम मोड़ पर चलते हैं, मार्कोनी की उस वायरलेस खोज पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब इटली के गुगलिल्मो मार्कोनी मुश्किल से 20 साल के थे, तब उन्हें एक कमाल का आइडिया आया। उस समय मोर्स कोड भेजने के लिए तारों का जाल बिछाना पड़ता था, लेकिन मार्कोनी ने सोचा, क्या बिना तारों के संदेश नहीं भेजा जा सकता? और फिर आया वो ऐतिहासिक पल। मार्कोनी ने अपनी माँ को लैब में बुलाया। उन्होंने एक बटन दबाया, एक हल्की सी चिंगारी उठी और बिना किसी तार के ठीक 30 फीट दूर रखी एक घंटी जोर से बज उठी। उस दौर में सोचिए, ये किसी जादू से कम नहीं था। लेकिन मार्कोनी यहीं नहीं रुके। प्रयोगों का सिलसिला और आगे बढ़ा। एक दिन मार्कोनी ने अपने ट्रांसमीटर को एक पहाड़ी के एक तरफ रखा और रिसीवर को दूसरी तरफ। पहाड़ी के उस पार उनका भाई खड़ा था, और जैसे ही सिग्नल ने वो पहाड़ी पार की और कनेक्शन जुड़ा, उनका भाई खुशी से नाचने लगा। ये इस बात का एकदम पक्का सबूत था कि ये बिना तारों वाली मशीन 100% काम कर रही है। पर हाँ, सफलता इतनी आसानी से थोड़ी ही मिलती है। जब मार्कोनी ने आगे की रिसर्च के लिए इटली की सरकार से पैसे मांगे तो उन्हें साफ मना कर दिया गया। लेकिन वो भी हार मानने वालों में से नहीं थे। 22 साल की उम्र में उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और इंग्लैंड चले गए। वहां 1897 तक उन्होंने पूरे 9 मील दूर तक सफल रेडियो संदेश भेजकर दिखा दिए। बस फिर क्या था, पूरे यूरोप में उनके नाम का डंका बजने लगा। अब तक तो सिर्फ मॉर्स कोड के बीप बीप वाले संदेश ही भेजे जा रहे थे। असली जादू तो तब शुरू हुआ जब इस डिब्बे से आवाज और संगीत निकलने लगा। चलिए ब्रॉडकास्टिंग के जन्म को समझते हैं। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। 24 दिसंबर 1906 की ठंडी रात, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच तैरते जहाज। अचानक वहां मौजूद नाविकों को अपने रिसीवर पर बीप की जगह वायलिन की एक बहुत ही खूबसूरत धुन सुनाई देती है। कैनेडियन वैज्ञानिक रेजिनाल्ड फेसेंडन ने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के जरिए इतिहास में पहली बार संगीत भेजा था। ये एक ऐसा पल था जिसने रेडियो की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन शुरुआती ब्रॉडकास्टिंग का रास्ता कानूनी पचड़ों से भरा हुआ था।
1918 में न्यूयॉर्क में एक स्टेशन शुरू तो हुआ, पर पुलिस ने उसे गैर कानूनी बताकर तुरंत बंद करवा दिया। प्रथम विश्व युद्ध में तो रेडियो पर ही पूरी तरह बैन लग गया था। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार 1920 में फ्रैंक कोनार्ड को कानूनी तौर पर एक स्टेशन शुरू करने की इजाजत मिली और यहीं से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ने अपनी असली रफ्तार पकड़ी। यहाँ भारत के संदर्भ में एक बहुत ही मजेदार और हैरान करने वाला तथ्य है, 10 रुपए। जी हाँ, शुरुआत में अगर भारत में किसी को अपने घर में सिर्फ एक रेडियो रिसीवर रखना होता था तो उसे 10 रुपए देकर बकायदा लाइसेंस लेना पड़ता था। आज के समय में शायद ये अजीब लगे, पर उस जमाने में घर में रेडियो होना एक बहुत बड़ी लग्जरी की निशानी हुआ करता था। तो भारत में रेडियो का सफर कैसा रहा? कैसे ये एक छोटे से प्राइवेट क्लब से निकलकर पूरे देश की धड़कन बन गया? भारत में इसका बिजनेस इवोल्यूशन देखना काफी दिलचस्प है। शुरुआत हुई 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब के एक छोटे से प्रयास से। फिर 1927 में बॉम्बे और कलकत्ता के व्यापारियों ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनाई। सफर आगे बढ़ा और 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो का नाम मिला और आखिरकार आज़ादी के बाद 1957 में इसे हम सबका चहेता नाम मिला, आकाशवाणी। और अब इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, कैसे विज्ञान का ये आविष्कार भारत की आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बन गया। साल 1942 आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। उसी दौरान नेशनल कांग्रेस रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया। ये वही प्लेटफॉर्म था जिसका इस्तेमाल महात्मा गांधी ने अपने ऐतिहासिक अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए किया था। बिना किसी भारी तामझाम के, बस इन अदृश्य तरंगों के जरिए वो संदेश सीधे लाखों भारतीयों के दिलों तक पहुंच गया था। और इस माध्यम की ताकत और पहुंच कितनी असीमित थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से बैठकर रेडियो के जरिए आज़ाद हिंद फौज को संबोधित किया था। उनका वो मशहूर नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 7 समंदर पार से आई इस एक आवाज ने उस वक्त पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जबरदस्त जोश भर दिया था। तो सब कुछ जानने के बाद अंत में एक सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर करता है, कैसे अदृश्य तरंगों का पीछा करते करते लैब में बना एक छोटा सा उपकरण आखिरकार एक पूरे राष्ट्र की आज़ादी की आवाज़ बन गया। मानव संचार के इस अद्भुत सफर और इसके पीछे की मेहनत को समझना वाकई एक बेहद शानदार अनुभव है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने रेडियो के इस जादुई सफर को आपके लिए एक नई रोशनी में पेश किया होगा।